नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं बीए थर्ड ईयर में हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य में काव्यांग विवेचन एवं जनपदीय भाषा वाला पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो इसमें आज आपकी लेक्चर नंबर 6 होने जा रहा है। तो इससे पहले 5 क्लासेस हो चुकी है, आज क्लास नंबर 6 होने जा रही है, यानी कि टॉपिक नंबर 6 होने जा रहा है ना। तो दोस्तों मैं आपको फिर रिवाइज करवा दूं, ये जो सेशन आपके चल रहे हैं इनको थोड़ा सा ना सीरियस लीजिएगा, क्योंकि ये 15 लेक्चर की जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है ये अपने आप में मॉडल सीरीज होने वाली है। मॉडल सीरीज मतलब कि जो मैं आपको मॉडल को पेपर देता हूं ना, तो मॉडल पेपर के जो उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सबके आंसर मैं यहाँ पर डिस्कस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आज के कॉन्सेप्ट में हम बात करने वाले हैं अलंकारों पर, ठीक है ना। तो एकदम आसान और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने को अलंकार अभी तक समझ नहीं आए हैं वो आज की क्लास के बाद में अलंकार का बिल्कुल अर्थ से लेकर प्रकार में तो सब कुछ पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज सेशन में क्या क्या मिलेगा। तो देखिए अब ये सब तो अब एड है ना, मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ, हर क्लास में बताता हूँ, तो आज मैं इनको सबको स्किप करूंगा क्योंकि क्लास को बहुत थोड़ा कम समय में। और ये नोट्स के बारे में, नोट्स वगैरह तो ये सब मैं लेक्चर के लास्ट में 1-2 मिनट निकाल के आपको सब बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स फाउंडेशन की भी अवेलेबल है। चलिए फिलहाल आपका सिलेबस देख लीजिए, ये सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है। तो ये यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट कंप्लीट कर चुके थे, अब तक यूनिट सेकंड हमारी स्टार्ट हो चुकी है जिसमें टॉपिक नंबर 5 को हम कर चुके हैं, यानी कि रस सिद्धांत एवं प्रकार वाला जो कॉन्सेप्ट था आपका ये कल कंप्लीट हो चुका था। आज हम बात करने जा रहे हैं अलंकार सिद्धांत की। इसमें अलंकार के अर्थ, परिभाषा और उदाहरण के साथ में इसके प्रकारों को विशेष रूप से हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए सॉरी। तो ये पूरे 15 टॉपिक है 15 क्लास के लिए, ठीक है। ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट जिसमें क्या क्या देखने वाले हैं। तो अलंकार का सबसे पहले अर्थ देखेंगे पॉइंट नंबर 1 में, उसके बाद परिभाषा, अलंकार का महत्व, प्रकार और उसके बाद में लास्ट में निष्कर्ष। तो ये 5 कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। पॉइंट नंबर 6 में एग्जाम टिप पर बात करेंगे। अगर आज का ये टॉपिक आपके एग्जाम में आता है तो उसको लिखना कैसे है ना। और पॉइंट नंबर 7 में 5 एमसीक्यूज भी देखने वाले हैं। चलिए लेकिन सबसे पहले तो आज वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो टॉप कैटेगरी में बना हुआ है आज के टॉपिक से रिलेटेड, जिसकी आने की संभावना अत्यधिक है। ये आपका क्वेश्चन है, या तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर ये नोट्स जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर लेना और अपने पास संभाल कर रख लीजिएगा, है ना। अलंकार का अर्थ, परिभाषा और प्रकार, ये 3 कॉन्सेप्ट है और तीनों कॉन्सेप्ट जो है एग्जाम में एक साथ आप लोगों से पूछे जाते हैं, इसलिए विशेष रूप से क्लास में फोकस कीजिएगा। तीनों कॉन्सेप्ट को मैं एकदम बेसिक से बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। मैं एक बार स्लाइड को पूरा ओपन देखिए, जिस तरीके से स्लाइड लिखी हुई है ये ऐसा मत समझिए कि सिर्फ मैं पढ़ाने के लिए लेकर के आता हूं। अगर मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए अगर ये स्लाइड लिख करके लेकर आता ना, तो दोस्तों मात्र ये जो की पॉइंट लिखा हुआ ना ये मेरे लिए पर्याप्त था। ये सब कुछ लिख करके लाने, इसके अलावा जो ये मटेरियल लिखा हुआ है ना ये सारा ये लिख कर लाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये लाता हूं एक्स्ट्रा 2 से 3 घंटा में काम करता हूं पीपीटी पर आप लोगों के लिए, ताकि आपको अलग से टाइम नोट्स बनाने में ना देना पड़े। इसी स्टाइल में अगर आप नोट्स बना भी रहे हैं तो मैं तो कहूंगा मत बनाइए, ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और इसी को संभाल के रखिए। और आपको हार्ड कॉपी से ही पढ़ने की आदत है तो बिल्कुल आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। 15 क्लास में 15 पीडीएफ देने वाला हूं और 15 ही पीडीएफ के माध्यम से आपका पूरा सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 15 पीडीएफ एक साथ मिलने के बाद में आप उनको लेकर के जाइएगा और उसका प्रिंट आउट निकाला ले, है ना। तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसी स्टाइल में आपको नोट्स बनानी है और इसी स्टाइल में आपको एग्जाम में भी लिख करके आना है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना। सबसे पहले देखेंगे अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलंकार होते क्या है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसके सामान्य उदाहरणों के साथ भी इसको समझेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा उदाहरण जोड़ने पर समय बहुत ज्यादा लग जाता है ना। दरअसल दोस्तों अलंकार शब्द जो है कहां से बना है, तो पहले सबसे पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ जान लीजिए। अलंकार जो शब्द है ये संस्कृत से बना है, संस्कृत के 2 शब्दों के मिलन से बना है, अलम धन कार, ठीक है, अलम धन कार। और इस अलम धन कार से जब अलंकार शब्द का निर्माण हुआ तो इसका अर्थ हुआ सुशोभित करना या फिर उसको सजाना। जैसे गहने, गहने है ना, या कहें कि आभूषण जो होते हैं ये हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से जो अलंकार होता है ये काव्य की सुंदरता को बढ़ा देता है, बस समझ आए? तो उसी प्रकार अलंकार क्या करते हैं, काव्य की भाषा या भाव को सुंदर या प्रभावशाली या आकर्षक बना देते हैं।
अलंकार काव्य में चमत्कार, मधुरता और सौंदर्य की वृद्धि को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो बिल्कुल आम भाषा में, आम शब्दों में, तो जिस प्रकार से जो हमारे गहने होते हैं ये मानव आभूषण, जो शरीर होता है हमारा, शरीर के सुंदरता को बढ़ाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से काव्य के लिए कोई अगर आभूषण है तो वो है अलंकार। अब इससे यहां पर एक बात आप समझ सकते हो कि जिस तरह से अगर किसी व्यक्ति के पास आभूषण ना हो तो उसकी सिर्फ सुंदरता कम होगी, बाकी उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर हमारे काव्य के पास में अलंकार नहीं है तो काव्य समाप्त नहीं हो जाता, काव्य का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, काव्य काव्य ही रहेगा, लेकिन हाँ उसकी थोड़ी प्रभावशीलता पर थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। क्लियर है ना? तो काव्य को सुंदर और प्रभावी बनाने वाले जो साधन होते हैं उसी को हम अलंकार कहते हैं। जैसे मानव शरीर को सुंदर बनाने के लिए जिस प्रकार से गहनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से काव्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकार की आवश्यकता। That's all. इतना ही आपको अर्थ में जानने की आवश्यकता है। परिभाषा की अगर बात करें तो मैं यहां पर आपको दो परिभाषाएं देने वाला हूं, एक प्राचीन और एक आधुनिक। ठीक है, एक प्राचीन और एक आधुनिक। प्राचीन परिभाषा में सबसे प्रसिद्ध जो हमारे आचार्य रहे हैं, आचार्य भामा, उनकी परिभाषा को हम देखेंगे। उन्होंने परिभाषा के रूप में एक श्लोक कहा। क्या कहा? शब्दार्थो सहितो काव्यम अलंकारस्यो पुनः, है ना, अलंकारस्तयो पुनः। यहां पर एक एक शब्द का पूरा अर्थ जो निकला है वो है कि शब्द और अर्थ के सुंदर समन्वय से क्या हुआ, काव्य का निर्माण होता है और उसकी शोभा बढ़ाने वाला जो तत्व होता है वो अलंकार होता है। इस श्लोक का अर्थ है शब्दार्थो सहितो काव्यम अलंकारस्तयो पुनः। तो शब्द और अर्थ इन दोनों के मिलने से क्या होगा, काव्य का निर्माण होता है। अब समझिए ना, तो शब्द के साथ अगर मान लेते हैं शब्द के साथ भी कोई अलंकार नहीं जुड़ा और उसके अर्थ के साथ भी कोई अलंकार नहीं जुड़ा, तब भी काव्य का निर्माण तो हो चुका है। लेकिन अब अगर हमें इस काव्य को और प्रभावशाली बनाना है और आकर्षक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, काव्य जो अर्थ और शब्द है इसके साथ में अलंकार जोड़ देंगे तो काव्य और आकर्षित बन जाएगा, सुंदर बन जाएगा। तो आप जो है ना एक परिभाषा के रूप में आचार्य भामा के इस श्लोक को याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। शब्दार्थो सहितो काव्यम अलंकारस्तयो पुनः, ये परिभाषा अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर पे 99.99% पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है और वो समझ जाएगा कि आपने बड़े गहराई से अध्ययन किया है विषय का। अच्छा, वहीं पर एक अगर आप देखिए, प्राचीन आपने परिभाषा दे दी, लेकिन अगर एक आधुनिक परिभाषा भी दे दोगे ना तो आपका काम और बेहतर तरीके से हो जाएगा। ये आपकी आधुनिक परिभाषा। आधुनिक परिभाषा बिल्कुल एकदम सटीक है और सिंपल सी है। क्या कहा गया है, जिस काव्य तत्व के कारण, काव्य तत्व के कारण, ध्यान सुनिएगा, जिस काव्य के उस तत्व के कारण जिसके कारण क्या होता है, भाषा में सौंदर्य, चमत्कार और प्रभाव उत्पन्न हो। क्या कहा गया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस काव्य के तत्व के कारण भाषा में, यानी कि हमारे काव्य की भाषा शैली में सौंदर्यता, चमत्कार या प्रभाव उत्पन्न हो या रस उत्पन्न हो, उसे हम अलंकार कहेंगे। सिंपल सी परिभाषा है, कोई भी पढ़ के इससे अगर आप नहीं भी रटने की जरूरत नहीं, बेसिकली हम परिभाषाओं को रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आधुनिक परिभाषा है तो आधुनिक परिभाषा में क्या रटने की जरूरत है, इसका अर्थ समझिए, शब्दों का हेरफेर करोगे एग्जाम में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं चलता है तो कुछ प्राचीन तत्व ऐसे होते हैं जहां पर नहीं होते, जैसे आचार्य भामा की परिभाषा, अब उन्होंने श्लोक दिया है, अब श्लोक के शब्दों आगे पीछे थोड़ी ना कर सकते हो, तो ये श्लोक तो आपको रटना ही पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में पॉइंट 3 में बात कर लेते हैं महत्व की। क्या था, अलंकार का महत्व, क्या महत्व भी इसका। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि जिस तरह आभूषण यानी कि गहने स्त्री की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से अलंकार हमारे काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं और ये सर्वप्रिय महत्व है इसका। अलंकार काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, ये बात भी आपको विशेष रूप से याद रखनी है, जिससे मैंने अभी आपको बताया। क्या बताया था कि अगर अगर काव्य के साथ अलंकार नहीं भी होगा ना तो भी काव्य का अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि अलंकार काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, लेकिन वे काव्य को प्रभावशाली, रसपूर्ण बनाते हैं। बिना अलंकार के कविता साधारण हो सकती है,
है ना। अगर आप कोई कविता पढ़ रहे हैं उसमें अलंकार नहीं है तो वो कविता साधारण सी लगेगी, साधारण सी कहानी की स्टोरी टाइप की छोटी, है ना, सिंपल सी लगेगी। लेकिन अगर अलंकारों का प्रयोग उसमें कर दिया जाए तो वो कविता क्या हो जाएगी, विशेष बन जाएगी, कुछ खास बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो रसपूर्ण बन जाएगी। इसलिए अलंकारों को जो है काव्य का श्रृंगार कहा जाता है ना। अब बेसिकली अगर एमसीक्यू में आपसे पूछ ले जाए कि काव्य का श्रृंगार किसे कहा जाता है, तो अलंकारों को कहा जाता है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट अलंकारों के प्रकारों की, है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं इस चैप्टर में, अलंकार के प्रकारों को। अब ये जो अलंकार के प्रकार है इन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में कौन कौन से 3 भाग हैं? जैसे हम आभूषणों को 3 भागों में और कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे मैं यार ज्यादा एग्जांपल नहीं लूंगा, बहुत टाइम बहुत चला जाता है ना, क्योंकि मैं इस कॉन्सेप्ट पर क्लास ले चुका हूं ऑलरेडी ऑलरेडी ले चुका हूं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि लगभग 30 मिनट क्लास चलने के बाद में सिस्टम इरेज मार गया, तो क्लास फिर से पढ़ाना पड़ रहा है ना। तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में हम आगे बढ़ेंगे इस क्लास में, लेकिन हाँ बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को हर चीज समझ आती चले जाए। थोड़ा कम ही उदाहरण लूंगा, उसमें उदाहरण बहुत ज्यादा ले लेते मैंने अभी जस्ट जो सेशन लिया था। ठीक, अलंकारों के प्रकार इसमें 3 प्रकारों में 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं, ध्यान सुनिएगा। एक तो शब्द अलंकार है, जब शब्दों के साथ अलंकार जोड़ देंगे तो शब्द अलंकार बन जाता है। उसी प्रकार से अर्थ अलंकार है, जब शब्द के जो अर्थ निकलता है उसमें अगर अलंकार जुड़ा हुआ है तो वो अर्थ अलंकार बन जाएगा। उभय अलंकार, अभी उभय अलंकार जो है ना, इन दोनों का मिला जुला रूप होता है। इन तीनों को हम सेपरेट तरीके से समझेंगे और बहुत ही व्यवहारिक रूप से। फिलहाल आपको ये तीनों नाम याद होना चाहिए, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, ठीक है ना। ये 3 शब्द हैं, 3 प्रकार है अलंकारों के। आइए अब तीनों के जो अन्य प्रकार बने हुए उनको भी जरा हम थोड़ा समझ ले, पढ़ ले और समझ ले। देखिए सबसे पहले लेते हैं पॉइंट नंबर 1 से, किसको, शब्द अलंकार को। शब्द अलंकार को बस सिंपल सा शब्दों के साथ अलंकार जुड़ा हुआ है उन्हीं को हम शब्द अलंकार कहते हैं। देखिए जब काव्य में शब्दों की विशेष बनावट, जब काव्य में शब्दों की, देखिए एक तो सामान्य शब्द होंगे, सामान्य शब्द कौन से होंगे, जिसमें अलंकार नहीं होगा, लेकिन शब्दों में अगर अलंकार जोड़ देंगे तो वो शब्द क्या बन जाएगा, विशेष बन जाएगा, कुछ खास बन जाएगा, अन्य शब्दों से अलग दिखने लगेगा। बस समझ आ रहे आपको? तो देखिए शब्दों की विशेष बनावट, या तो उसकी बनावट अलग दिखेगी, या उसकी ध्वनि अलग निकलेगी, या फिर उसका प्रयोग कुछ अलग स्टाइल में किया जाएगा, है ना। वो जब शब्द के एक विशेष बनावट, ध्वनि या प्रयोग से काव्य की सुंदरता बढ़ जाए, सुंदरता बढ़ जाए, उसमें सौंदर्य उत्पन्न होने लगे, तो उसे शब्द अलंकार कहेंगे। तो सिंपल वे में अगर कहूं तो शब्दों के साथ अलंकार को जोड़ देने पर अगर काव्य की सुंदरता बढ़ जाए तो उसे ही हम शब्द अलंकार कहेंगे। लेकिन इसमें एक विशेष बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, मैं हाईलाइटर लेता हूं। कौन सा? इसमें अर्थ बदलने पर अलंकार नष्ट हो जाता है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। शब्द अलंकार में शब्द के साथ चूंकि हमने अलंकार जोड़ा है, लेकिन अगर उस शब्द का अर्थ आपने बदल दिया तो वो अलंकार वहीं समाप्त हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब बात रखना, ये देखना है कि शब्द अलंकार जो है हमारा, इसमें कितने टाइप के अलंकार और समाहित है। इसमें भी 3 प्रकार के अलंकार है। उसमें पहला अलंकार है आपका अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। और एकदम आसान तरीके से आप इनको याद रख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। बस ध्यान से सुनते चलिएगा, फोकस कीजिए क्लास पर, नोट डाउन कुछ भी नहीं करना है। मैं कंप्लीट नोट्स आपको देने वाला हूं, है ना, क्लास नोट्स देने वाला हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त सुनिए ध्यान से जरा, इसका कौन सा प्रकार था, अनुप्रास अलंकार। अब ये अनुप्रास अलंकार क्या होता है, सुनिए। जब एक ही वर्ण या अक्षर की पुनरावृत्ति हो, शॉर्ट में एकदम सिंपल, जब आपके सामने कोई वाक्य है, अब उसको आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप आसान तरीके से पहचान सकते हो। इसकी अनुप्रास अलंकार की पहचान करने का एक आसान सा तरीका है, अगर उस वाक्य में कोई एक अक्षर बार बार रिपीट हो रहा हो तो समझ जाइएगा वो अनुप्रास अलंकार है। जैसे उदाहरण के रूप में, चंचल चितवन चित चुरा ले। अब यहां पर हर एक शब्द में क्या हो रहा है, जो 4 शब्द है ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। चंचल चितवन चित्त चुरा ले, यहां पर चंचल का मतलब चंचल ही होगा, है ना, जो अस्थाई होता है। और उसके बाद में चितवन का मतलब होता है नजरे, चित्त का मतलब होता है मन, है ना। तो वो नजरे जो मन चुरा ले, मन को चुरा ले, यहां पर मैंने व्याख्या इसकी लिख रखी है, ठीक है। तो जिस वाक्य में कोई एक अक्षर बार बार रिपीट होता हो, बार बार उसकी पुनरावृत्ति होती हो,
तो उसे हम अनुप्रास अलंकार के नाम से जानेंगे। वहीं अगर दूसरे इसके टाइप, शब्द अलंकार का दूसरा टाइप अगर देखें तो वो होता है यमक अलंकार। यमक अलंकार को पहचानना भी बहुत आसान है। कैसे? देखिए, जब एक ही शब्द दो बार आ जाए, एक शब्द, शब्द अक्षर नहीं, शब्द, पूरा शब्द, जब एक शब्द दो बार आए लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो, कोई शब्द दो बार आया लेकिन दोनों बार में एक अर्थ नहीं होना चाहिए, एक शब्द का अर्थ अलग हो दूसरे का अलग हो, लेकिन शब्द एक ही है, याद रखिए अर्थ अलग अलग होना चाहिए दोनों के, तो वो यमक अलंकार बन जाता है। उदाहरण में क्या दिया गया, देखिए, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय। इसमें जो कनक कनक शब्द दो बार लिया गया है, इसमें एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा, और इस पूरे वाक्य का मतलब होता है कि सोने का जो लालच होता है ना, गोल्ड का, सोने का लालच धतूरे के नशे से भी 100 गुना अधिक होता है। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, है ना, ये पूरा वाक्य है। तो इसमें अब चूंकि कनक कनक दो शब्द सेम है, एक ही शब्द है लेकिन दो बार आया, और दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग है, इसका मतलब कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार में एक अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है, यमक अलंकार में एक शब्द दो बार आया या दो से ज्यादा बार आया लेकिन अर्थ भी अलग अलग लेकर आया है, तो वो यमक अलंकार होगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद में इसका जो तीसरा टाइप है वो है श्लेष अलंकार। बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग बेसिकली, लेकिन इतने गहराई में आप लोगों ने नहीं सुना होगा, है ना। ये श्लेष अलंकार क्या होता है? जब एक ही शब्द के, एक ही शब्द से एक साथ अनेक अर्थ निकलते हो। अब यहां पर देखिए श्लेष अलंकार, इसको कैसे पहचानोगे आप? आपके सामने कोई एक वाक्य है, उसमें एक शब्द है, एक शब्द है ऐसा जिसे हम जिस तरह चाहे उधर मोड़ ले जाए, अर्थ के मामले में, अर्थ के मामले में। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझेंगे आप लोग। क्या लिखा उदाहरण में? राम को वनवास मिला। क्या लिखा हुआ है? राम को वनवास मिला। अब इसके आप जितने चाहो उतने अर्थ निकाल सकते हो, जितने चाहो अर्थ निकाल सकते हो इसके। राम को वनवास मिला, देखिए इसमें एक अर्थ तो आपका रामायण से निकल जाएगा, जहां पर भगवान राम की बात हो रही है ना, भगवान राम की बात हो रही है। दूसरा अर्थ अगर आप निकालोगे तो यहां पर एक राम नाम का व्यक्ति है जिसे जंगल में जाना पड़ा, जिसे जंगल जाने की सजा मिली, कुछ भी। और तीसरा अर्थ आप निकालना चाहो तो एक अर्थ इस कुछ इस प्रकार भी निकल सकता है कि राम की तरह अगर अपने आचरण को रखोगे, आदर्श, ज्यादा आदर्श पुरुष बन के रहोगे कलयुग में, तो वनवास ही मिलेगा। एक ताने के रूप में भी इसका यूज किया जा सकता है, आलोचना के रूप में, तंज के रूप में, तंज कसने के रूप में, है ना। तो जैसे चाहो वैसे इसका अर्थ निकाल सकते हो। जब इस प्रकार का वाक्य हो, ऐसा शब्द कोई आ जाए जिसका अर्थ एक से ज्यादा निकलते हो, तो उसे हम श्लेष अलंकार कहेंगे, श्लेष अलंकार। तो यहां पर तीनों शब्द अलंकार के तीन टाइप, ठीक है। तीनों टाइप में मैंने तीनों का अलग अलग उदाहरण बता दिया है। मैं एक बार और आप लोगों को दिखा देता हूं। अनुप्रास अलंकार में क्या था? अक्षर रिपीट हो रहा था। यमक अलंकार में शब्द, पूरा शब्द रिपीट हो रहा है, दोनों बार अलग अलग अर्थ लेकर के आ रहा है। और श्लेष अलंकार में क्या हो रहा है दोस्तों? एक शब्द है लेकिन अलग अलग अर्थ निकाल रहा है, तो वो श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ये तीन टाइप आपके अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार से थे। अब देखेंगे हम अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार, जब अर्थ के साथ में अलंकार को जोड़ देंगे तो शब्द तो वही रहेगा लेकिन अर्थ में सुंदरता आ जाएगी, शब्द के अर्थ में सुंदरता आ जाएगी। तो जब काव्य में अर्थ की विशेषता या भाव की सुंदरता से चमत्कार उत्पन्न होता हो तो उसे अर्थ अलंकार कहेंगे। शब्द बदलने पर भी अलंकार बना रहेगा। यहां पर अगर शब्द बदल भी गया तो भी अलंकार बना रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अलंकार किसके साथ लग रहा है दोस्तों? तो वो अर्थ के साथ लग रहा है, इसलिए, है ना, अर्थ के साथ लग रहा है इसलिए। तो जब शब्द के अर्थ में अलंकार लगेगा तो वो अर्थ या उसकी भावना को, मतलब भाव की सुंदरता को बढ़ाएगा। ठीक है, इसमें कितने टाइप होते हैं? तो देखिए, इसका जो पहला टाइप है वो उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार। पढ़ रखा आप लोगों ने बेसिकली, उपमा अलंकार। क्या पहचाने भाई, कैसे करेंगे? अब ये सब अर्थ पे चलेंगे, पहले शब्दों पर चल रहा था, उसमें जितने टाइप थे वो शब्दों पर का खेलता, है ना। अब यहाँ अर्थ पर चलने वाला। अर्थ का मतलब देखिए, जब किसी वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाए तो उसे क्या कहेंगे? उपमा अलंकार। उपमा मतलब किसी के साथ उपमा करना, तुलना करना।
उदाहरण दिया गया है, उसका मुख चंद्रमा के समान है। ध्यान सुनना एक एक बात को, अगला जो अलंकार आएगा ना वो बिल्कुल इसके समान आएगा, लेकिन उसमें एक छोटा सा भेद रहेगा, छोटा सा अंतर रहेगा। क्या उदाहरण है? उसका मुख चंद्रमा के समान है। पता नहीं दिन में आप कितनी बार इस वाक्य को यूज करते होंगे, लेकिन कौन सा अलंकार था पूछोगे तो नहीं बता पाते आप लोग, है ना। तो अब ध्यान रखिएगा, उपमा अलंकार। क्यों? क्योंकि उसका मुख चंद्रमा के समान है। क्या लिखा है यहां पर? समान है। इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, समान है। हमने ये नहीं कहा कि उसका मुख चंद्रमा है, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? मुख चंद्रमा के समान है। तो हमने यहां पर किसी से किसी की तुलना की है, किसी से तुलना की है। जब समान हो, किसी से किसी के साथ तुलना की जाए तो उसे हम उपमा अलंकार कहेंगे। लेकिन ध्यान रखना दोस्त, जब बात आती है रूपक अलंकार की तो रूपक अलंकार में तुलना नहीं होती, बल्कि जब हम किसी को किसी की तरह दिखाते हैं, जैसे हमने ये कहा कि उसका मुख चंद्रमा के समान दिखता है, तो ये आपका उपमा हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन अगर कह दिया कि यार तू चंद्रमा ही है, तू चंद्रमा ही है, तो यहां पर हमने, या वह चंद्रमा ही, चंद्रमा की तरह नहीं, चंद्रमा के समान नहीं, चंद्रमा ही है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रूपक अलंकार। हमने यहां पर तुलना नहीं की है, बल्कि हमने उसे उसके समान बताया है। जब उपमेय और उपमान में कोई भेद ना रह जाए, उपमेय और उपमान, उपमेय होता है जिसकी उपमान जिससे तुलना कर रहे हैं, जैसे उसकी तुलना हम चंद्रमा से कर रहे हैं तो उसको हम उपमेय कहेंगे और चंद्रमा को उपमान कहेंगे। तो इन दोनों में जब कोई अंतर ना रह जाए तो क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। उदाहरण दिया गया है, वह वीर सिंह है। यहां पर जो वीर योद्धा है उसे सिंह कह दिया गया है, सिंह कह दिया गया है। ये नहीं कहा कि सिंह के समान है, सिंह के समान नहीं, वो सिंह है, योद्धा शेर है। तो यहां वीर को सिंह मान लिया गया है, शेर मान लिया गया है। उम्मीद करता हूं ये डिफरेंस, जो चुचड़ डिफरेंस है, ये आपको याद समझ आ रहा होगा। इसके बाद में आता है अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें क्या होगा? जब किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वो अतिशयोक्ति अलंकार बन जाएगा। बहुत बड़ा चढ़ाकर कह देना, है ना। मैं महावीर हूं, कागज को फाड़ सकता हूं, गुस्सा अगर आ जाए तो पापड़ भी तोड़ सकता हूं, है ना। तो हास्य रस की प्राप्ति होती है इससे, है ना। तो रस में अच्छा सा उदाहरण था ये। दरअसल अतिशयोक्ति अलंकार का एक अच्छा सा उदाहरण है, उसकी आंखों से आंसुओं की नदी बह चली। इसको पढ़कर आप समझ जाओगे कि कितनी ज्यादा, है ना, फेंक दिया, लपेटने का काम इसमें करना पड़ता है सामने वाले को, है ना। तो हवाबाजी वाली सारी बातें अतिशयोक्ति अलंकार में आ जाएगी। जो वाक्य हवाबाजी करता हो समझ जाइएगा इसमें अतिशयोक्ति अलंकार लगा हुआ है ना। उसकी आंखों से आंसुओं की नदी बह चली, क्लियर है। उसके चलने से पहाड़ हिलने लगे, है ना। तो क्लियर है। अब आप देख लीजिएगा कि आप कितने शब्दों में अतिशयोक्ति अलंकार का यूज करते हैं। तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, यहां पर भी तो अतिशयोक्ति अलंकार है। कुछ ज्यादा हवाबाजी नहीं हो जाती क्या बोलने में, है ना। उसके आने से बाहर आ जाती है, बारिश हो जाती है, पता नहीं और क्या क्या। ठीक है, तो ये तीन टाइप आप इसमें याद रखेंगे अर्थ अलंकार में, है ना। और एक इसका आखिरी एक और देख लीजिए, मानवीकरण अलंकार कभी कभार आ जाता है। वैसे तो ये तीन मेन है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। लेकिन अब पढ़ी रहे ना तो थोड़ा सा क्रम बना करके रखिए। मानवीकरण अलंकार, जब निर्जीव वस्तुओं में मानवीय गुण दिखाए जाए, कोई निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें मानवीय गुण दिखाए जाए। जैसे कहते हैं ना हम लोग, नदियां गुनगुनाती है, गुनगुनाती है, तो वो तो निर्जीव है, गुनगुनाएगी थोड़ी ना, बस हमने तो ऐसा भाव बना लिया है। ठीक है, तो नदियां गुनगुनाती हुई बह रही है, नदियां गीत गाती हुई बह रही है। तो हमने निर्जीव में प्राण फूंक दिए हो, ऐसा कोई वाक्य हो, समझ जाइए मानवीकरण अलंकार है। ये तो नाम से दिख रहा है ना आपको, मानवीकरण, किसी को हम मानव की तरह बना रहे हैं, मानवीय गुण उसमें डाल रहे हैं, वो मानवीकरण अलंकार बन जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ आ रही हो क्लास, है ना। सर के ऊपर से तो नहीं जा रही ना। चलिए अब बात करते हैं उभय अलंकार की। उभय अलंकार में कोई टाइप नहीं है, बस शॉर्ट इतना ही है, सुन लीजिए ध्यान से, बस खाली हो जाएगा आपका।
देखिए, उभय अलंकार जब शब्द और अर्थ दोनों के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है। मैंने प्रारंभ में बोला था ना आप लोगों से, उभय अलंकार मतलब दोनों का समन्वय, अर्थ अलंकार शब्द अलंकार दोनों का समन्वय कर दोगे, उभय अलंकार बन जाएगा, है ना। तो जब अर्थ और शब्द दोनों के मिलने से सौंदर्य उत्पन्न होता हो तो उसे उभय अलंकार कहेंगे। इसका उदाहरण है मधुर मधुर मुस्कान मन मोहे। मधुर मधुर मुस्कान मन मोहे, इसमें शब्द और अर्थ दोनों की का मिलोजुलो भाव है। यहाँ शब्दों की आवृत्ति और भाव दोनों से अलंकार बनता है, इसलिए इसको उभय अलंकार कहेंगे। दैट्स ऑल। ये थे अलंकारों के आपके प्रकार। निष्कर्ष की बात करें तो अलंकार सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है ना, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हालांकि अनिवार्य अंग नहीं है, अनिवार्य अंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि इससे काव्य में सुंदरता जाती है। ये काव्य को सौंदर्य प्रभाव और रस प्रदान करता है। अलंकारों के माध्यम से कवि अपने भावों को और अधिक सशक्त और आकर्षक रूप में आपके सामने अभिव्यक्त कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। इसीलिए अलंकार सिद्धांत काव्य शास्त्र का अनिवार्य तो नहीं लेकिन महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। क्लियर है ना। चलिए अब जरा दोस्तों बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको प्रारंभ में क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन अगर वो एग्जाम में आ जाता है और आपको लिखना, जो मैंने अभी पूरा टॉपिक दिया है उस टॉपिक को आंसर के रूप में लिखना है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जिसमें मैंने आपको समझाया है, उसी फॉर्मेट में आपको, है ना, क्लास में एग्जाम में आपको यूज करना फॉर्मेट को। लेकिन कैसे लिखोगे उसके लिए क्या करना है, आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ बातों में, जैसे उत्तर की जब भी आप शुरुआत करें अलंकार की, तो सबसे पहले आप अलंकार के अर्थ से ही आप कहानी को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में पॉइंट डालें तो भी अच्छा है, नहीं भी डालें पॉइंट नंबर 2 तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ का आपने पॉइंट डाल दिया नंबर 1, उसके बाद अर्थ लिख दिया, अर्थ के बाद में परिभाषा का एक अलग से पॉइंट बनाइए। नंबर डाल देंगे तो भी अच्छा, नहीं डालोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ के अंदर ही परिभाषा वाला पॉइंट डाल के, है ना, सब हेडिंग डाल के और आप परिभाषा लिख दीजिएगा। उसमें प्राचीन, है ना, आचार्य भामा और आधुनिक दोनों परिभाषा को आप लिखना होगा। इसके बाद में प्रकारों का वर्णन कैसे करोगे, जैसे मैंने आपको स्लाइड में करके दिखाया है, बिल्कुल इसी प्रकार से इसी क्रम में लेकर के आना है। हर अलंकार के साथ उदाहरण देना, जैसे मैंने आपको अभी दिया है, हर एक का साथ उदाहरण देता है, है ना। भाषा को सरल रखिएगा और जो आप बिंदु, जो आप पॉइंट बना रहे ना, वो पॉइंट एकदम सेपरेट होना चाहिए, क्लियर और अच्छी लैंग्वेज में होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को पढ़ते ही समझ आ जाए कि इसमें क्या लिखा हुआ है अंदर। ठीक है। निष्कर्ष इतने समझदार हैं कि निष्कर्ष आप छोड़ेंगे नहीं लिखना, आपको पता अंत में ही लिखना होता है ना। तो 10 से 15 पंक्तियों में भी उत्तर लिखे तो भी उदाहरण ना बोले। 10-15 पंक्ति मतलब अगर आप लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो भी आप उदाहरण जरूर लिखेंगे। आप कुछ और स्किप कर सकते हैं लेकिन उदाहरण स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ये उदाहरण ही इस बात का परिचय है कि आपको ये टॉपिक बेहतर तरीके से आता है, आपने बहुत अच्छे से इसकी तैयारी की है ना। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे और 5 जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उन पर हम प्रैक्टिस कर ले। कौन कौन से 5 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू। तो पहला प्रश्न है, अलंकार शब्द का मूल अर्थ क्या है। अलंकार शब्द का मूल अर्थ क्या है। भाव की गहराई, कहा है भाई, भाव की गहराई, भाषा को सजाना, अर्थ की स्पष्टता या वाक्य की लंबाई। क्या है दोस्तों, आप आराम से आसानी से बता सकते हैं। अलंकार का मूल जो अर्थ है वो भाषा की सजावट है, भाषा की सजावट। ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा अलंकार शब्द अलंकार की श्रेणी में आता है। शब्द अलंकार कौन सा है, उपमा, अतिशयोक्ति, अनुप्रास या रूपक। शब्द अलंकार का टाइप कौन सा है, उपमा है, अतिशयोक्ति है, अनुप्रास है या रूपक है, कौन सा है। पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, कौन सा, अनुप्रास है ना, अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास क्या होता है इसमें, कमेंट करके बताइए। अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या है, बहुत प्यार समझाता मैंने आप लोगों को, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, उसका चेहरा चांद की भांति उज्जवल है। उसका चेहरा चांद की भांति उज्जवल है, यह अलंकार किस प्रकार का है। यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका चेहरा चांद है, ये तो नहीं कहा, क्या कहा, चांद की तरह है, उज्जवल है। तो यहाँ क्या हुआ रहा, यहाँ पर तुलना की जा रही है। तुलना किसमें होती है दोस्तों, उपमा में होती है ना, रूपक में तो उसकी तरह ही बता दिया जाता है कि तू चांद है ना। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा, उपमा अलंकार। और ऑप्शन प्रश्न नंबर 4 है, जब एक ही शब्द से दो अलग अलग अर्थ उत्पन्न होते हो तो वह अलंकार कौन सा होता है। एक शब्द से राम को वनवास मिला, उदाहरण लिया था हम लोगों ने,
है ना। तो एक शब्द से जब अलग अलग अर्थ उत्पन्न होते हो तो कौन सा अलंकार होगा दोस्त मेरे, तो वो होगा आपका श्लेष अलंकार। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला और आखिरी प्रश्न है आज का, नदियां हंसती हुई बह रही है। सबसे आखिरी में यही पढ़ा था हम लोगों ने शायद, है ना। ये अलंकार किस श्रेणी में आता है, नदियां हंसती हुई, जब हम उसको कौन सा, जब उसमें मानव वाले गुण डाल दे निर्जीव में, किस अलंकार में डालते हैं, मानवीकरण में। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर ऑल्सो योर आंसर। चलिए देख लेते हैं कल क्या पढ़ने वाले हैं। कल जो क्लास होगी आपकी वो होने वाली है अब आपके काव्य के अंग और तत्व पर, लेक्चर नंबर 7 नेक्स्ट क्लास होगी आपकी। ठीक है, अब जो बच्चे बीच बीच में क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ना, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा और आपके अच्छे के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्लास को शुरू से ही देखें, लेक्चर नंबर 1 से देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आएंगे और आपका सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट होगा। और ये मेरी गारंटी है कि बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पूरी ईमानदारी से लेक्चर ले लिया आप लोगों ने तो, है ना। ये हो सकता है इसकी विश्वसनीयता तो आपको आ भी समझ नहीं आए, एग्जाम के समय तो आ ही जाएगी समझ, इसलिए अभी से बोल रहा हूँ, समय है आपके पास, अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, है ना। तो अब सेशन आपके लिए अगर हेल्पफुल लग रहा है कि यार मैं अच्छी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो टाइम टाइम क्लास भी मिल रही है आप लोगों को और अच्छी मेहनत आपको नजर आ रहा है कि मेहनत कर रहे हैं सर, तो क्लास को लाइक जरूर कर दें, है ना, लाइक में कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उन तक भी क्लासेस पहुंचेगी, क्लासेस का थोड़ा प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, इस सब के अलावा ये नोट्स मैंने आपको बताई थी, नोट्स दोस्तों आपको पता ही अच्छे से, जो मॉडल पेपर में लाने वाला हूँ फरवरी में, फरवरी 2026 के लिए, फरवरी में 2026 के लिए, उसमें 15 और 10 क्वेश्चन होने वाले, 15 दीर्घ प्रकृति 10 लघु प्रकृति, मोस्ट कैटेगरी क्वेश्चन होते हैं इनमें, इनसे बाहर पेपर में नहीं जाता। ये क्वेश्चन आपने पढ़ ली इस मॉडल पेपर के तो 100% उसमें से आपका पेपर आएगा, ये निश्चित होता है। ठीक है ना, तो इस मॉडल पेपर की जो आंसर शीट होती है ना, जिसमें आंसर होते हैं, वो आंसर शीट आपकी रेडी है, आप चाहे तो सब्सक्रिप्शन लेकर के आप आंसर शीट पीडीएफ के रूप में ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट की आंसर शीट चाहते हैं, जैसे अभी आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो इसकी आंसर शीट आपको 99 रुपए वाले सब्सक्रिप्शन प्लान में मिल जाएगी। और अगर आप 249 का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं, 249 रुपए वाला सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं, तो उसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की आंसर शीट मिल जाती है, ऑल सब्जेक्ट की, ऑल सब्जेक्ट है ना, फाउंडेशन कोर्स को छोड़ करके, याद रखिएगा फाउंडेशन कोर्स इसमें इंक्लूड नहीं है। फाउंडेशन कोर्स के में 4 सब्जेक्ट अपने आप में होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, व्यक्तित्व विकास, चरित्र निर्माण और डिजिटल जागरूकता। इनका सब्सक्रिप्शन प्लान होता है 149 रुपए का। और ये सारे सब्सक्रिप्शन मिलते कैसे हैं, कहीं कंफ्यूजन हो, नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, इस नंबर पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नंबर दिए गए आपको, तो वहां पर आपको सारा प्लान समझा दिया जाएगा कि कैसे आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा और कैसे आपको नोट्स की लिंक मिलेगी। ठीक है, और कैसे पढ़ना है बीच बीच में हम आपको गाइड भी करते रहेंगे। क्लियर है, चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को छोड़ने से पहले, और चैनल को लाइक, सेशन को लाइक कर देंगे ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।